दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे, तब से लेकर आज तक इस देश में जिस किसी भी राज्य में भाजपा विरोधी दल या गठबंधन की तरफ से एक दल की बहुमत की बजाय गठबंधन सरकार बनाने की नौबत आती है, उन राज्यों में स्टेबिलिटी का संकट साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। झारखंड का उदाहरण ताजा है। झारखंड में इससे पहले भी कई बार सत्ता परिवर्तन हुए। इस बार भी झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है और बहुमत के आंकड़े के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बुलाया नहीं गया है, शपथ लेने के लिए बुलाया नहीं गया है। ठीक इसी तरह से बिहार की राजनीति में हो रहा है। 26 मई 2014 को जब से नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, बिहार में नीतीश कुमार का किसी भी एक गठबंधन के साथ टिक कर सरकार चला पाना लगभग असंभव सा काम हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार कैसे बनाए वो सबको पता है। देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही 16 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, तत्काल बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के लिए कुर्सी खाली कर दी। 9 महीने बीतते बीतते फिर मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। फिर उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के साथ नीतीश कुमार के गठबंधन को बहुमत मिला। फिर एक बार उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली। 2017 में राजद के साथ राजनीतिक दूरी इतनी बढ़ गई, कई कथित भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने शुरू हो गए और वही मामले जो एक बार अभी उजागर हो रहे हैं, कमोबेश वही मामले या कुछ और मामले उजागर होने शुरू हुए और 2017 में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। 2020 में एक चिराग मॉडल के तहत जब उनकी सीटें कम कर दी गई, बावजूद इसके उन्हें बहुमत मिला। साधारण ही सही, वो बीजेपी के साथ सत्ता में आए, लेकिन सीटें घटती चली गई। कहाँ 2010 में 115 सीटें, फिर 2015 में 71 सीटें और फिर 2020 में केवल 43 यानी 43 सीटें। लेकिन 2022 आते आते अगस्त 2022 में नीतीश कुमार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहना पड़ा और तेजस्वी यादव के संग सरकार बनानी पड़ी। और जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो वो सरकार भी 17 महीने ही टिक पाई। 17 महीने की सरकार एक बार फिर कुर्बान हो गई और एक बार फिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। यह सिर्फ बिहार और झारखंड में ही नहीं हो रहा। कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी की सरकार बनी थी, वहां भी ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार चली गई। बहुमत का आंकड़ा कमलनाथ नहीं छू पाए थे। 230 सदस्यों की विधानसभा में 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जब जनता का फैसला आया तो आधा आंकड़ा यानी 115 का आंकड़ा तो कमलनाथ ने छुआ, लेकिन 116 पर बहुमत होता है वो नहीं छू पाए। उनकी भी सरकार 15 महीने बीतते बीतते कुर्बान हो गई। एक और ऑपरेशन लोटस की तैयारी राजस्थान में भी थी, लेकिन मानेसर कांड लोकतंत्र को जनमत के चीरहरण में कामयाब नहीं हो पाया। ठीक इसी तरह की एक कोशिश महाराष्ट्र में भी हुई। 50 खोके एकदम ओके वाली कोशिश, वो कामयाब हो गई। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो 3 पार्टियों के द्वारा स्पष्ट बहुमत में थी, शिवसेना के 56, कांग्रेस पार्टी के 44 और एनसीपी के 54, कुल मिलाकर 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन बिना निर्दलीय विधायकों के उद्धव ठाकरे को था। लेकिन फिर एक गुवाहाटी मॉडल हुआ और गुवाहाटी मॉडल ने पहले शिवसेना को तोड़ा। फिर उसके बाद शरद पवार की पार्टी भी साल भर बीतते बीतते टूट गई। ईडी ने वहां भी अपना खेल दिखाया, ईडी ने रांची में भी अपना खेल दिखाया। लेकिन आज बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार, मौजूदा सरकार, क्यों कहा जा रहा है इस सरकार को कि सरकार को चला पाना नीतीश कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। तो पहली बात
कि नीतीश कुमार इस विधानसभा को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। राजद के साथ उनका मतभेद ही दरअसल इसी बात पर हुआ कि इस विधानसभा को खत्म कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव कराया जाए। अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार बिहार की सरकार को किस तरह से चला रहे हैं ये सभी जानते हैं, क्योंकि 4 दिन हो गए, कुल जमा 9 मंत्री बिहार सरकार में बने हैं। मुख्यमंत्री समेत 9 सदस्यों का मंत्रिमंडल है। 9 लोगों ने शपथ ली है, 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री। 4 जेडीयू से, 3 बीजेपी से, 1 निर्दलीय और 1 जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे। और अब तक मंत्रिमंडल का नहीं बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। दोनों उप मुख्यमंत्री मुंह ताक रहे हैं कि कब विभागों का बंटवारा हो। बाकी जो 6 मंत्री हैं वो मुंह ताक रहे हैं कि कब बंटवारा हो। वो अब तक नहीं हो पा रहा है और सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार जब शपथ ले लेती है तो जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो भी विभाग किसी मंत्री के पास नहीं होते हैं वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं। 4 दिनों से बिहार में सभी विभागों के मंत्री का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ किन किन लोगों ने शपथ ली? मैंने 9 लोगों का जिक्र किया, 1 नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली है, लेकिन जिन 9 लोगों ने शपथ ली, एक खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के गया के विधायक प्रेम कुमार मंत्री, इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता, विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी, नालंदा जिले से आने वाले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार, सुपौल के विधायक और जेडीयू के वरिष्ठ नेता। नीतीश कुमार के शब्दों में कहें तो बिहार के गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय जिन्हें जाता है। विजेंद्र यादव, संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक और उनके बेटे, और इसके साथ साथ निर्दलीय पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह। कुल 9 लोगों ने बिहार में शपथ ली। लेकिन अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल के बीच विभागों का बंटवारा कब होगा, मंत्रियों को पोर्टफोलियो एलोकेशन कब होगा, और इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जब 9 लोगों ने शपथ ले ली तो 10वीं शपथ कब होगी। तो इस बात के लिए जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 10वीं शपथ दरअसल इसी महीने होगी, फरवरी के महीने में 10वीं शपथ होगी। और वो 10वीं शपथ ही नहीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं सब शपथ इसी महीने आपको देखने को मिलेगी। और 9 सदस्यों का मंत्रिमंडल 16 सदस्यों से लेकर 22 सदस्यों के बीच हो सकता है। तो 10वीं शपथ के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 10वीं शपथ के बावजूद क्या नीतीश कुमार इस सरकार को चला पाएंगे? और सरकार के बारे में जो राजद के साथ दिक्कतें थी, क्या बीजेपी के साथ ये सहमति बन गई है कि विधानसभा भंग करनी है? याद रखिए, नीतीश कुमार जिस किसी गठबंधन में जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को पहले से तय करके जाते हैं। और जब राजद के साथ इसी मुद्दे पर कहा जा रहा है कि जो विवाद हुआ, उस विवाद में 12 मिनट के अंदर 25 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग खत्म कर दी गई। वो कैबिनेट मीटिंग जिसके पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया कि इस कैबिनेट मीटिंग की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। यानी उस कैबिनेट में यदि कोई बड़ा फैसला होता, जो 12 मिनट में ही आपसी विवाद में उस कैबिनेट को तत्काल उस मीटिंग को खत्म करना पड़ा, यदि वहां कोई बड़ा फैसला होता तो सीधे उसकी जानकारी राजभवन के माध्यम से ही मिल सकती थी। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से नहीं बताया जाता कि कैबिनेट में क्या फैसला हुआ। स्वाभाविक था कि विधानसभा को भंग करने जैसा फैसला था। और इस बात की पुष्टि अब दोनों तरफ के विधायक, राजद के लोग जो मंत्रिमंडल में थे वो भी करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ अंदरूनी सूत्र इसी तरह की बात करते हैं। खैर, तेजस्वी यादव और लालू यादव विधानसभा भंग करने के लिए राजी नहीं हुए। तो यदि बीजेपी इस टर्म्स एंड कंडीशन पे सहमत नहीं होती तो यकीन मानिए नीतीश कुमार गठबंधन बदलकर अपने 17 महीने पुराने गठबंधन को स्विच कर, जिसमें नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उस गठबंधन को छोड़कर एक बार फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आते। आए हैं तो स्वाभाविक है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आए हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आए हैं तो यह भी तय है
कि ये 9 सदस्यीय मंत्रिमंडल नहीं बल्कि आने वाले वक्त में कुछ और मंत्री यानी 10वें मंत्री, 11वें, 12वें मंत्री या जो भी जितने बना दिए जाए, उनके साथ ही उस एक्सटेंडेड कैबिनेट के साथ ही, उस विस्तारित कैबिनेट के साथ ही बजट सत्र होगा, या बजट सत्र के बीच में विस्तार होगा, या फिर विधानसभा भंग होने के ठीक पहले विस्तार होगा। विस्तार होना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर नरेंद्र मोदी के में ऐसा क्या है जिस वजह से नीतीश कुमार को चैन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इस देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को, जहां भी विपक्ष के पास एक दल को मेजोरिटी नहीं मिल रही है और विपक्ष को गठबंधन सरकार बनानी पड़ रही है, वहां उन्हें चैन नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्यों की बात हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज बात बिहार की ही करते हैं। तो बिहार का मामला दरअसल यह है कि बिहार में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के सहारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसी वोट बैंक पर दावा कर रहा है जिस वोट बैंक पर अटल आडवाणी के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में बीजेपी दावा करने की स्थिति में नहीं थी। अति पिछड़ा वोट बैंक। नीतीश कुमार इस वोट बैंक के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दे दिया गया, जिन्होंने अति पिछड़ा टर्म्स को कर्पूरी फॉर्मूले के माध्यम से 1978 में बिहार में इजाद किया। उसके बाद दूसरे कई राज्यों में इस फॉर्मूले का प्रयोग हुआ और अब किसी भी वक्त रोहिणी कमीशन की सिफारिश चाहे मोदी सरकार लागू करे या चुनाव में यदि ये सरकार जाती है तो इसके बाद आने वाली सरकार लागू करे, उसे लागू किया जा सकता है। तो अति पिछड़ा वोट बैंक पर जो बीजेपी की दावेदारी अब बनी है, नरेंद्र मोदी खुद को अति पिछड़ा कहते हैं और वो अति पिछड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जिस समुदाय से, जिस पेशे से नरेंद्र मोदी की बिरादरी गुजरात में जुड़ी हुई है, जिसे मूल घांची बिरादरी कहते हैं, उसी पेशे से, तेल के व्यवसाय से, खाद्य तेल के व्यवसाय से बिहार में तेली बिरादरी भी जुड़ी हुई है और वो बिहार में अति पिछड़ा समुदाय में है। तो नरेंद्र मोदी भी खुद को तेली साहू समाज का ही मानते हैं और वो अति पिछड़ा में खुद को काउंट करके वो दावा पेश करते हैं। अब नीतीश कुमार को कम से कम उस दिन के 2011-12 के दौर के अपने उस फैसले पर निश्चित तौर पर अफसोस हो रहा होगा जिस वक्त उन्होंने बिहार में तेली बिरादरी को पिछड़ा वर्ग से निकालकर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था। खैर, ये बात पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से कहीं आगे की है। यह वोटों की दावेदारी की है, वोटों की छीना झपटी की है। छीना झपटी दो अलग अलग गठबंधनों के बीच होती है तो समझ में आता है, लेकिन एक ही गठबंधन में जब दो लोग हों और दोनों एक ही वोट बैंक के क्लेमेंट है, एक ही वोट बैंक के दावेदार बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यह गठबंधन चलना नहीं है। सब अपने राजनीतिक हितों की वजह से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक हित क्या है? लोकसभा में नरेंद्र मोदी को सीटें चाहिए, उन्हें 272 का आंकड़ा दिल्ली में छूना है, 272 नहीं तो कम से कम 240 का आंकड़ा तो जरूर छूना है ताकि तीसरी बार शपथ ले सके। नीतीश कुमार को भी बिहार में 43 से बढ़कर 100 का आंकड़ा छूना है, 100 नहीं तो कम से कम 80-85 का आंकड़ा छूना है ताकि 5 साल इनका भी सुरक्षित हो, 5 साल नरेंद्र मोदी का भी सुरक्षित हो। यही कारण है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है। पिछली बार जब 2017 में गठबंधन टूटा था, उस दौर में आरजेडी की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई थी, सड़क पर लोग उतर गए थे। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे हैं, राजद के लोग बहुत संयमित प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत संयमित। नीतीश कुमार के बीच के लिए शायद ही किसी राजद नेता ने उतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग आज किया हो जो 2017 में कर रहे थे। आज नहीं हो रहा है क्योंकि विधानसभा की वस्तु स्थिति सबको पता है कि राजद यदि इस बात पर तैयार हो जाए कि नीतीश कुमार को दोबारा गले नहीं लगाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कल नीतीश कुमार की सरकार गिरा सकती है और बिहार को राष्ट्रपति शासन में ले जा सकती है। राष्ट्रपति शासन का मतलब बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का शासन, वो नहीं होना है। और बिहार में सामाजिक समीकरण को साधने में नीतीश कुमार की सरकार जो ईबीसी और महादलित पे दावेदारी करती है, केवल 9 सदस्यों की कैबिनेट में केवल एक महादलित मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, केवल एक अति पिछड़ा मंत्री भारतीय जनता पार्टी से गया के विधायक प्रेम कुमार। फिर इसमें नीतीश कुमार की महादलित और अति पिछड़ा राजनीति कहां गई? जेडीयू के कोटे से न किसी महादलित ने शपथ ली, न किसी अगड़े ने शपथ ली, न किसी कुशवाहा ने शपथ ली और न ही किसी अति पिछड़ा ने शपथ ली।
तो स्वाभाविक है, याद रखिए 9 मंत्रियों की शपथ आपने देखी है 28 जनवरी को, और अब 10वीं शपथ और उससे आगे की शपथ के लिए तैयार हो जाइए। और वो देखने के लिए, बावजूद इस विधानसभा को कंटिन्यू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने जैसा सूत्र दावा कर रहे हैं, अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि उसके बिना यह अलायंस नहीं हुआ है, और वो बजट सेशन के बाद 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव के बाद वो देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले, चुनाव में जाने के पहले गुणा गणित भी बिठाना पड़ता है। अति पिछड़ा की आबादी यदि बिहार में 36% है तो कैबिनेट में उनको 36% यानी 1/3 जगह देनी होगी। दलित की आबादी, महादलित की आबादी यदि 20% है तो कैबिनेट में उनको 20% की हिस्सेदारी देनी होगी। इस तरह से कैबिनेट बनाने में एक भी अल्पसंख्यक ने अभी शपथ नहीं ली है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी, जिन्हें पसमानदा मुसलमानों का उनके पहले कार्यकाल से अब तक किए गए कार्यों की वजह से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ तो किया, कितना किया नहीं किया अलग बात है, कुछ तो किया। क्या उनका अब तक बिहार की कैबिनेट में अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोहे के चने चबाना जरूर है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ निभा पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाकर राजनीति में चलना पड़ता है। तेजस्वी यादव से भी हाथ मिलाकर चल रहे थे, भाई समान दोस्त का बेटा तेजस्वी यादव, उससे भी हाथ मिलाकर चल रहे थे। और अब भाजपा से भी, चाहे नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए तमाम तरह के रिजर्वेशन हो, वोट बैंक पर डाका पड़ने का खतरा हो, हाथ मिलाकर तो चलना ही होगा, दिल मिले ना मिले। लेकिन सवाल है कि कब तक? तो इसका जवाब है राज्यसभा चुनाव तक और विधानसभा में बजट अथवा वोट एंड अकाउंट पास होने की स्थिति तक, कम से कम 27 फरवरी तक। उसके बाद सरकार यदि कार्यवाहक मोड में चली जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इंतजार कीजिए बिहार कैबिनेट के अंदर कि 10वीं शपथ का किस दिन होती है। यकीन मानिए इसी महीने होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।